हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरू किया है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट सीरीज़, जिसमें का ये सेकेंड वीडियो है। इसके पहले मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर उसको आपने देखा नहीं है तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पे देखते हैं, पहले क्वेश्चन को फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहली बार सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें और अपना आंसर देने का प्रयास करें। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन ये है। ऑप्शन ए कह रहा है कृषि विपणन, ऑप्शन बी है खेती की गतिविधियाँ, ऑप्शन सी है कृषि ऋण, ऑप्शन डी है सहकारी उपभोक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कृषि ऋण। तो कहने का मतलब पहली बार सहकारी जो आंदोलन आरंभ हुआ था ना, वो कृषि ऋण को लेकर हुआ था, ठीक है। कृषि साख को लेकर, कृषि ऋण को लेकर हुआ था। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने चूज करके इसको बनाया है, सेट किया है इस प्रैक्टिस सेट को। तो आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को देखें और पढ़ें। आपको आंसर पता है तो अपना आंसर आने तक वेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अलेक्जेंडर रीड, ठीक ना। तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ जो किया गया था ना, वो अलेक्जेंडर रीड ने किया था, ठीक है, पहली बार। देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन को। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है भास्कर द्वितीय, ऑप्शन सी है स्प्राइट्स और ऑप्शन डी है इनसैट 1A, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी स्प्राइट्स, ठीक है। तो भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है स्प्राइट्स, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है। फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी पंकज मिश्रा, ऑप्शन सी रितु नेगी, ऑप्शन डी बेंजामिन नेतन्याहू। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, पंकज मिश्रा, जो कि लेखक किसके, वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो बुक है इसके लेखक हैं, ठीक है। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, 4 देशों के नाम दिए गए हैं। आप अपना आंसर सोच सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध जो मंदिर है ना, वो है आपको इंडोनेशिया में, ठीक है। चलते तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किसी तत्व के संभारिक से तात्पर्य है, ठीक है। यानी यहाँ पूछ रहा है किसी तत्व के संभारिक क्या होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप अपना ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, चारों कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने से इसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए पढ़ते हैं कथन को। कह रहा है कि उस तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ठीक है, ये हो गया। चलते हैं कथन बी पे, उस तत्व के वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। चलते हैं सी कथन पे, उस तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो। चलते हैं कथन डी पे, उस तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो। हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है संभारिक। तो संभारिक वे होते हैं जिन तत्व के जो परमाणु होते हैं उनके परमाणु जो द्रव्यमान संख्या होती है वो समान होती है, यानी जो द्रव्यमान संख्या या भार संख्या जो है वो समान होती है, उसमें उसको संभारिक कहते हैं। अगर परमाणु संख्या समान है तो उसको हम समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें परमाणु द्रव्यमान संख्या समान है उसको हम संभारिक बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यानी उस तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम संभारिक। अगर यही पूछे कि समस्थानिक किसे बोलेंगे, तो समस्थानिक के लिए क्या होना चाहिए, उसमें द्रव्यमान संख्या नहीं, उसमें परमाणु संख्या समान होना चाहिए, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सत्तरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है।
ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्तरिया बताना है आपको कि किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। असम की जो है शास्त्रीय नृत्य है कौन, सत्तरिया। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किसने पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इनको अलग अलग सोर्स से चुन करके और मैं अपने एक्सपीरियंस पे इसको मैं सेट किया हूँ, बनाया हूँ, ठीक है। और जैसा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड। ऑप्शन ए कह रहा है कि एनी बेसेंट, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया था, ठीक है। कितना किया था, तो 20 रुपये किया था। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का पहला उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंदरी, ऑप्शन बी बल्लारपुर, ऑप्शन सी कह रहा है बेलागाला, ऑप्शन डी कह रहा है राजमुंदरी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, अगर आपको आंसर पता है तो अपना आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन ए सिंदरी, ठीक है। तो भारत का पहला उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था सिंदरी में, जो कि कहाँ, झारखंड में है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात न्यूनतम रहा है, कम से कम जो लिंगानुपात रहा है वो किस राज्य का रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए सिक्किम कह रहा है, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपके सामने है वो है हरियाणा, ठीक है। सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। कितना है इसका, 879। जो लिंगानुपात संख्या कितना है, 879। हमने वहाँ पे 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या है हरियाणा में वो 879 है, 879, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नीति आयोग के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी कह रहा है बीवीआर सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी कह रहा है सिंधुश्री खुल्लर और ऑप्शन डी कह रहा है अरविंद पनगड़िया। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधुश्री खुल्लर, ठीक है। सिंधुश्री जो खुल्लर थे ना वो पहले नीति आयोग के आपको सीईओ थे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सुनहरी या गोल्डन जो चावल होता है, गोल्डन राइस होता है, सुनहरी चावल से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं जो कि कथन के रूप में है, आप उसको ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, ठीक है। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन जीन तत्व उपलब्ध होते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सुनहरा चावल जो होता है गोल्डन राइस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के जीन तत्व उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इस गोल्डन राइस को खाने से हम जब खाते हैं तो हमारी लिवर इस गोल्डन राइस से क्या करता है, विटामिन ए एक्सट्रैक्ट करता है और उस विटामिन ए से हमारे अंदर जो है हमारे सुरक्षात्मक हमारे बॉडी के अंदर काम किए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपके सामने क्वेश्चन 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। मतलब आप क्या समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, मतलब बताना है कि कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है नर्म लोहे का चुंबकित होना, ऑप्शन बी है जल में चीनी का घुलना, ऑप्शन सी है कागज़ का जलना और ऑप्शन डी है जल में बर्फ़ के घनों का बनना। तो फ्रेंड बताना है आपको इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब कहने का कि वो रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ठीक है, कागज़ का जलना। कागज़ का जलना क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि नांगल किसके लिए जाना जाता है, ठीक है। नांगल जो है एक जगह का नाम है, वो किसके लिए जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए कह रहा है पेनिसिलिन उद्योग, ऑप्शन बी कह रहा है तांबा उद्योग, ऑप्शन सी उर्वरक उद्योग और ऑप्शन डी परिशोधन उद्योग। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उर्वरक उद्योग, ठीक है।
तो जो नांगल है ना वो उर्वरक के लिए जाना जाता है। चलते फ्रेंड अगला क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है। ऑप्शन ए कह रहा है पिट्टोरन द्वीप, ऑप्शन बी कह रहा है रामेश्वरम, ऑप्शन सी कह रहा है गंगा सागर द्वीप और ऑप्शन डी कह रहा है श्री विजयपुरम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, श्री विजयपुरम। फ्रेंड्स ये एक नया अपडेट है। श्री विजयपुरम जो मैं बोल रहा हूँ ये इसी का नाम पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कहें पोर्ट ब्लेयर तो भी सही है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है। ठीक है, चूँकि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में ये नाम लिया है। ठीक है, चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है बर्लिन, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है पेरिस। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सब पता होगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पेरिस। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, तो गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है, प्रदूषक। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन ए कह रहा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी धुआं और ऑप्शन डी कह रहा है सल्फर के ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है वो है ऑप्शन सी धुआं। ठीक है, ये गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है, जबकि ये ठोस है, ठोस वायु प्रदूषक है, नॉट गैसीय। ठीक है, तो आपके सामने चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे, है ना। कह रहा है कि एक नया AI मॉडल डीप सीक R1। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को काफ़ी बढ़िया सोर्स से इसको लिया है और ये काफ़ी चर्चा में है, डीप सीक R1। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक नया AI मॉडल डीप सीक R1 किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग देशों का नाम है। अलग पहला कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी कह रहा है रूस, ऑप्शन सी कह रहा है चीन और ऑप्शन डी कह रहा है भारत। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चीन। ठीक है, ठीक है, चीन ने इसको लॉन्च किया है। एक नया AI मॉडल जो है डीप सीक, इसका नाम है डीप सीक R1, इसको लॉन्च किया है चीन ने। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन के सामने है, ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन ए, ऑप्शन बी कह रहा है विटामिन डी, ऑप्शन सी कह रहा है विटामिन सी और ऑप्शन डी कह रहा है विटामिन के। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के क्या है, यही रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन द्वारा यह तय हुआ कि राष्ट्रपति का कोई आदेश न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। मतलब कहने का कि राष्ट्रपति कोई भी आदेश पारित कर रहा है, उस आदेश के खिलाफ कोई भी याचिका न्यायालय में दायर नहीं की जा सकती थी। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति का कोई भी आदेश न्यायालय में न्यायोचित या न्यायालय में, मतलब उसको न्यायालय देख ही नहीं सकता है, जो राष्ट्रपति कह दिया वो कह दिया। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन से ये हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन ए कह रहा है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी कह रहा है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी कह रहा है 38वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी कह रहा है 36वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड इसका करेक्ट जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 38वां संविधान संशोधन 1975। इस 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ही यह तय हुआ था कि राष्ट्रपति का कोई भी आदेश आ रहा है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, मतलब न्यायालय उस पर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक हैं। मतलब वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो निकाला जाता है जिन पैरामीटर्स पे, उन पैरामीटर्स में से कौन है इन ऑप्शन में आपको दिखाया गया है।
ऑप्शन आपके सामने यह है। ऑप्शन ए कह रहा है बाल मृत्यु दर, ऑप्शन बी कह रहा है पीने योग्य पानी, ऑप्शन सी कह रहा है बैंक में खाता, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स मतलब हमको बताना है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जिन जिन बातों को ध्यान रखा जाता है वो बातें इन तीनों में है कि नहीं, मतलब ये तीनों वो बात है कि नहीं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये तीनों वो बात हैं जिनका ध्यान रखा जाता है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को निकालने के लिए। मतलब बाल मृत्यु दर भी देखा जाता है, पीने योग्य पानी, पानी जो हम लोग पीते हैं वो पीने योग्य है कि नहीं वो भी देखा जाता है। ऑप्शन सी बैंक में खाता, मैंने लोगों का बैंक में खाता, बैंक बैलेंस वगैरह है कि नहीं सब देखा जाता है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक कितने देशों से होकर गुजरती है। तो आपने अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई है तो आप ध्यान से इसका ऑप्शन पढ़ के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी हो जाएगा कि कैसे, क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या है। पहला कह रहा है चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद बांग्लादेश। जाहिर सी बात है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन के तिब्बत से निकलती है और भारत होते हुए बांग्लादेश होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है चीन, भारत, बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे आपके सामने। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हुई जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को देने की घोषणा की गई। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हुई जिनमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को देने की घोषणा हुई। तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है 5 लोगों को, ऑप्शन बी कह रहा है 4 लोगों को, ऑप्शन सी कह रहा है 3 लोगों को, और ऑप्शन डी कह रहा है 6 लोगों को। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा हुई है इस बार। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर, निम्नलिखित में से सॉरी कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। मतलब किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उससे क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, ऑप्शन बी केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन सी केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि, और ऑप्शन डी मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो हमको डी लग रहा है, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ देखिए मुद्रा के मूल्य में गिरावट, मुद्रा का मूल्य गिरेगा, जाहिर सी बात है कि वस्तु महंगी होगी। तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिससे ये तय होगा कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। आपको यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो ध्यान से इसको आप देख के मिलान कर सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे हम चलते हैं इसका आंसर पे। आपको भरपूर टाइम है, आप वीडियो पॉज करके इसका आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा हम मिला देते हैं पहले। पहला कह रहा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो है उत्तर प्रदेश में। तो 1 का 3, तो 1 का 3 इसमें कहाँ पे है, ऑप्शन सी में दिख रहा है हमको 1 का 3। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 2 नंबर कह रहा है कि दंपा टाइगर रिजर्व। दंपा जो टाइगर रिजर्व है वो है मिजोरम में। तो 2 का 4, 2 का 4 हमको ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, 2 का 4। उसके बाद कह रहा है पेरियार टाइगर रिजर्व। तो जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो है केरल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 का 4, सॉरी क्या बात चला गया, पेरियार कहाँ पे, केरल में है। तो 3 का 2, तो यहाँ पे 3 का 2 दे दिया गया है, ये ऑप्शन सी में ही है। ठीक है, और चलते हैं चौथा नंबर कह रहा है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर है कर्नाटक में। तो 4 का 1, तो यहाँ पे 4 का 1। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी में ही सब दे दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मिला सकते हैं, आप ऐसे ही मिला सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी इसको मिला सकते हैं फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए, आप रानीपुर को मिलाएंगे कैसे, रानीपुर को मिलाएंगे आप उत्तर प्रदेश से। ठीक है, दंबा को मिलाएंगे आप मिज़ोरम से। ठीक है, पेरियार को मिलाएंगे आप केरल से, और बांदीपुर को मिलाएंगे आप कर्नाटक से। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 27। तो देखते हैं क्वेश्चन को। कौन सा संविधान संशोधन
राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, 1978। ठीक है, इसके तहत ही क्या होता है कि राष्ट्रपति को, ठीक है, कोई भी विधेयक जाता है उसके पास तो वो पुनर्विचार के लिए पुनः मंत्रिमंडल को वो भेज सकता है। ठीक है, किसके थ्रू ये हुआ था? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के थ्रू हुआ था। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, NSDL का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है NSDL का। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को किससे सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है। आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस को, चारों ऑप्शंस को ध्यान पढ़ेंगे, उसके बाद से आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक जो मूल्य होता है ना, ध्यान रहे कि अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहे तो उसमें देश के नागरिकों द्वारा होगा, चाहे वो नागरिक देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। देश के नागरिक जो एक वर्ष के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को दान करते हैं उनको बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड आपके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, ध्यान से देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? ठीक है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं कितने हैं, कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, किस राज्य में है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, कहाँ पे क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पे कितने ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, सब पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर एग्जाम में। तो यहाँ बताना है आपको कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य या बाघ या टाइगर रिजर्व कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन सी नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये है। ठीक है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है, सबसे बड़ा है। ठीक है, और बात करें सबसे छोटा कौन टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा हो जाएगा बोर टाइगर रिजर्व, बोर। ठीक है, बोर कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय सरकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन से ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ब्रिटेन। फ्रेंड्स मंत्रिमंडलीय जो सरकार की जो प्रावधान है, व्यवस्था है, वो लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, मतलब ये भी ज़रूरी है कि कौन सा प्रोविजंस किस देश के संविधान से लिया गया है, हम इसको याद कर लें। ठीक है, चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज़ खां का समकालीन था? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी कह रहा है इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश, जो कि क्या था? चंगेज़ खां का समकालीन था। ठीक है, चंगेज़ खां ने 1221 में आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखिए ध्यान से, ऑप्शन कह रहा है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है? किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी कह रहा है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी कह रहा है गुरु अंगद देव और गुरु नानक देव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव ने क्या किया था? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ठीक है, क्योंकि पंजाबी भाषा का जो स्क्रिप्ट है वो क्या है? वो गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि
कि मानव रक्त का पीएच मान साधारणतया कितना होता है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को। इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 7.5 से लेकर 8.0 तक। ठीक है, तो मानव रक्त का पीएच मान 7.5 से 8.0 होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूल अधिकार के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है निजता के अधिकार को रखा गया है। चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कह रहा है फ्यूजियामा, ऑप्शन बी विसुवियस, ऑप्शन सी स्ट्राम्बोली और ऑप्शन डी क्रकातोआ। तो फ्रेंड इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि बंगाल विभाजन को निम्नलिखित में से किसने रद्द किया था। ठीक है, रद्द करने की बात हो रही है, किसने किया था। तो आप ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और अपना आंसर आप सोच सकते हैं वीडियो पॉज करके। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन 100 है। ठीक है, टाइम लगेगा, इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आप खुद से लगाइए। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, ध्यान से पढ़िए, पर इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1945 में, जुलाई 1945 में अमेरिका ने किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हैं, ध्यान से पढ़िए, बट इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो पश्चिमी घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है समता सैनिक दल, ऑप्शन बी है स्वतंत्र मजदूर संघ, ऑप्शन सी है दलित वर्ग संघ और ऑप्शन डी है दलित मुक्ति मोर्चा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन डी, दलित मुक्ति मोर्चा, जो कि बी आर अम्बेडकर ने स्थापित नहीं किया है। बाकी जो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं आपको, दलित वर्ग संघ, स्वतंत्र मजदूर संघ और अब समता सैनिक दल, ये तीनों बी आर अम्बेडकर ने स्थापित किया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में मौर्य वंश के बाद किसने शासन किया। प्राचीन काल से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा आप सोच सकते हैं, बट इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, शुंग वंश ने शासन किया मौर्य वंश के बाद से। ठीक है, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि हवा से परागण को क्या कहा जाता है। हवा से जो होता है परागण पुष्पों में, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट बताइए क्या इसका आंसर होगा। बट इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, जो हवा से होता है परागण ना, उसको बोलते हैं एनिमोफिली, वायु परागण। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी कितनी थी, मैंने शहरी जो जनसंख्या का परसेंटेज था वो कितना था। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन देखिए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31.16%। ठीक है, ये शहरी आबादी थी। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो शहरी आबादी थी भारत की वो 31.2 भी कह सकते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 44 पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन नहीं है। ऑप्शन ए है चंदन काष्ठ पौधा, आंशिक मूल परजीवी, इसको तो बोलते हैं ये सही है। ऑप्शन बी है कुस्कुटा और परजीवी, कुस्कुटा परजीवी ही होता है, सही है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है नेफेंथिस मांसाहारी, नेफेंथिस भाई भी ये पौधा होता है और ये मांसाहारी होता है, कीटों को खाता है, ये भी सही है। बाकी यहाँ डी कह रहा है छत्रक स्वपोषी, छत्रक भी क्या होता है, मांसाहारी होता है, स्वपोषी नहीं होता, यानी वो ये भी जो परपोषी या परजीवी ही होता है, छत्रक स्वपोषी नहीं होता है। इसलिए ये आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड आपके सामने ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी 12 अगस्त और ऑप्शन डी कह रहा है 1 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व युवा दिवस का 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, या विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को, याद रखिएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 46 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। जब कीट काटते हैं या फिर जो चींटियाँ होती है जब काटती हैं तो उनसे कीट दंश से होने वाली जो खुजली होती है वो किस कारण से होती है। ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी है फॉर्मिक एसिड जिसको बोलते हैं मेथनोइक एसिड, ऑप्शन सी है मैलिक एसिड और ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 47 पे। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारतीय रुपये का डिज़ाइन तैयार करने वाले उदय कुमार की संस्था से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन 4 हैं बट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो उदय कुमार जो थे वो IIT बॉम्बे से जुड़े हुए थे, जिन्होंने जुलाई 2010 में, ठीक है, इसको भारतीय रुपये का जो डिज़ाइन है इस तरीके से वो तैयार किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को डैश के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक के रूप में 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष घोषित किया है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है सतत पर्यटन का सतत विकास, ऑप्शन बी है कैमलेट्स, ऑप्शन सी है क्वांटम विज्ञान और तकनीक और ऑप्शन डी है दालें। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी क्वांटम विज्ञान और तकनीक के लिए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी है लोएस मृदा कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं लोएस मृदा। ठीक है, मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एग्ज़ाम के लिहाज से इसको देख के बनाया गया है। तो आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए और अपने से आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपको जो आंसर पता हो आप कुछ किसी आंसर के बारे में बढ़ाकर लिख सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। आपके सामने क्वेश्चन 50 कह रहा है कि किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं बट इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रणब मुखर्जी ने इसको लिखा है। क्या लिखा है, द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012। कौन लिखा है, प्रणब मुखर्जी, हमारे देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री और राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है सेला सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सेला सुरंग, तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं लेकिन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। जो सेला सुरंग है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 24 मई को मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति। ठीक है, बट अंतर्राज्यीय परिषद का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है। ठीक है, तो हस्तांतरण का संबंध है ऑप्शन इसका हो जाएगा सी कर्व लेखांकन से। ठीक है, कर्व लेखांकन से क्या है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि वर्धमान महावीर ने किस भाषा में शिक्षा दी थी। ठीक है, जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने किस भाषा में अपनी शिक्षा दी थी बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी प्राकृत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, प्राकृत भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। कौन, भगवान महावीर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है,
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपको ऑप्शन डी, संगमरमर। संगमरमर क्या है? आग्नेय चट्टान नहीं है, ये एक कायांतरित चट्टान है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 57 पे। 57 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कार्तिक, ऑप्शन बी कह रहा है भाद्रपद, ऑप्शन सी यहाँ पे श्रावण होना चाहिए, हमने मिस्टेक से भारत लिख दिया है। इसका ऑप्शन डी कह रहा है चैत्र। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चैत्र। चैत्र इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला जो माह है वो चैत्र है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 58 पे। कह रहा है कि पलिताना का जैन मंदिर किस पर्वत पर अवस्थित है? तो ऑप्शन के सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है गिरनार पर्वत, ऑप्शन बी कह रहा है शत्रुंजिया पर्वत, ऑप्शन सी कह रहा है पावागढ़ पर्वत और ऑप्शन डी कह रहा है विल्सन पर्वत। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, शत्रुंजिया पर्वत। ठीक है, जो पलिताना का जैन मंदिर है वो है कहाँ है? शत्रुंजिया पर्वत पर स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 59 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है रक्षा विभाग, ऑप्शन बी है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, ऑप्शन सी है रक्षा उत्पाद विभाग और ऑप्शन डी है सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, सभी। सभी क्या है? रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं अलग अलग। रक्षा मंत्रालय के सभी विभाग हैं। कौन कौन है? तो रक्षा विभाग है, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग है, रक्षा उत्पाद विभाग है और रक्षा अधिग्रहण विभाग है। ठीक है, वो भी होता है इसमें। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें एक स्थल था मोहनजोदड़ो। बताना है कि किस नदी के तट पर अवस्थित था। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन 4 दिया बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिंधु नदी के तट पर ही क्या था? मोहनजोदड़ो अवस्थित था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मालदीव की मुद्रा है? ठीक है, जो मालदीव कंट्री है हमारे देश के नीचे है, हिंद महासागर में स्थित है, द्वीपीय देश है। तो इसकी मुद्रा का नाम क्या है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रुपया। रुपया क्या है? मालदीव की मुद्रा है। यहाँ ऑप्शन सी में कह रहा है रुपया, तो रुपया जो है वो इंडोनेशिया की मुद्रा है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्यात कह रहा है, क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है। और ऑप्शन यहाँ पे जो ये कह रहा है रुपया, ये हमारी देश भारत इंडियन रुपी। ठीक है, वैसे ही पाकिस्तान का पाकिस्तान रुपया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेविमीटर। क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे ग्रेविमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 63 पे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी JVK राव समिति और ऑप्शन डी वोहरा समिति। तो फ्रेंड इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोहरा समिति। वोहरा समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है, वो अपराधीकरण, राजनीतिक अपराधीकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 64 पे। ये कह रहा है जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति के दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय करने चाहिए? मतलब कह रहा है कि जब एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दौर चल रहा हो तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 3 ऑप्शन बेसिकली। ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, बी कह रहा है कि ब्याज दर घटा देना चाहिए, सी कह रहा है सार्वजनिक व्यय बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल जो आवश्यक चीज़ होगा ना वो ये करना होगा, केवल ऑप्शन ए। ठीक है, केवल ऑप्शन ए से मतलब ये है कि ये दिया गया प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, जब प्रत्यक्ष कर बढ़ाया जाएगा तो जो लोग होंगे वो टैक्स की वजह से लोन कम लेंगे। जब लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम होगा। जब पैसे का फ्लो कम होगा तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी SDR के अंतर्गत आती हैं? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। इसका जो
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कहने का मतलब यूएस डॉलर, जापानीज़ येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज़ रेनमिनबी, युआन और यूरो, ये जो है ये सभी जो है एसडीआर में आती हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में आती हैं आईएमएफ के। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 66 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लगातार दूसरी बार अंडर 19 T20 महिला वुमेन वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा अपना इंडिया, अपना हिंदुस्तान ने इसको जीता हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि उत्कर्ष लघु वित्त बैंक, ठीक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। ठीक है, जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है या उत्कर्ष लघु वित्त बैंक है, इसका मुख्यालय है वाराणसी में, बनारस में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 68 पे। गुप्त काल में राजकीय कार्यकारी भाषा क्या थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, बड़े ब्राह्मण लोग इसको संस्कृत बोलते थे, बाकी आम जो जन थी उनकी भाषा प्राकृत थी, वो लोग प्राकृत बोलते थे। ठीक है, सभी लोग मतलब कहने का गुप्त काल में ये नहीं कि सभी लोग संस्कृत बोलते थे, नहीं, जो आम लोग, जो आम जन थे जिनको संस्कृत की नॉलेज नहीं थी वो लोग प्राकृत बोलते थे, और जो बड़े ब्राह्मण और बड़े जो ऊंचे दर्जे के लोग थे वो लोग संस्कृत बोलते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 69 पे। कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 6 राज्य, ऑप्शन बी है 4 राज्य, ऑप्शन सी है 9 राज्य और ऑप्शन डी है 12 राज्य। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 4 राज्यों में कम से कम मान्यता प्राप्त होना जरूरी है राष्ट्रीय दल बनने के लिए। चलते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मणिपुर में। मणिपुर में जो लोकटक झील है ना, मणिपुर के में जो लोकटक झील है, उस लोकटक झील में ही क्या है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबू लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 71 पे। कह रहा है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर पाता है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है उबालना, ठीक है, यानी पानी को बॉयल करना। ऑप्शन बी है निस्यंदन मतलब छानना। ऑप्शन सी है क्लोरीनीकरण और ऑप्शन डी है परावैंगनीकरण का मतलब परावैंगनिक विकिरण से उनको मारना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, छानने से पानी में जो सूक्ष्म जीव वो नहीं मरते हैं। ठीक है, ये बात इस कह रहे हैं, निस्यंदन ही हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 72 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा हेतु प्रसिद्ध पूगा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है कर्नाटक, ऑप्शन सी कह रहा है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी कह रहा है लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का ना करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी जो पूगा घाटी, जो पूगा वैली है वो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख जो है वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सबसे उत्तरी हिस्सा है भारत का, और वहाँ पे जो पूगा वैलीज है वहाँ वो भारत के भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 ये कह रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि भारत की पहली दलित महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की कौमी राष्ट्रपति बनी है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है 14वें, ऑप्शन बी है 15वें, ऑप्शन सी है 13वें और ऑप्शन डी है 16वें। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15वें राष्ट्रपति बनी है कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 ये कह रहा है कि किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। हाल ही की बात है ये, अभी नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया गया, तो वो कौन है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, संजय मूर्ति। ये भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं। ठीक है, आप बगल में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है संजय मल्होत्रा। फ्रेंड्स संजय मल्होत्रा भारत के नए आरबीआई के गवर्नर बनाए गए हैं, भारत के नए आरबीआई गवर्नर बनाए गए हैं। ठीक है, 26 नंबर के। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि ओजोन छेद से आप क्या समझते हैं। जो ओजोन लेयर में छेद हो जाता है उससे आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन ए है कि ओजोन परत में छेद,
ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, और ऑप्शन सी है समताप मंडल में ओजोन परत का कम होना या मोटाई कम होना। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी कि समताप मंडल में। आप जानते हैं कि जो ओजोन लेयर पाया जाता है वो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, और उनमें जब ओजोन लेयर की मोटाई कम हो जाती है तो उसी मोटाई कम होने को ही बोलते हैं ओजोन परत में छेद हो जाना। ठीक है, तो आपके सामने जो दिया गया ऑप्शन सी ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। समताप मंडल में ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम हो जाती है, उसी को ओजोन छेद कभी कभी वर्ड दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 76 पे। वर्ल्ड रेमिटेंस इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जो वर्ल्ड बैंक है वही वर्ल्ड रेमिटेंस इंडेक्स जारी करता है, या वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी करता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 77 पे। भारत में सर्वाधिक ट्यूबवेल से सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में किया जाता है। सबसे अधिक जो ट्यूबवेल से जो खेतों की जो इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, वो होता है उत्तर प्रदेश में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से पुरस्कृत हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी हॉकी से जुड़े हुए हैं। कौन? हरमनप्रीत सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है ये कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, मतलब यूनेस्को का जो इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल कौन कौन है या कौन नहीं है बताना है आपको। तो इसमें बताना है कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, उस लिस्ट में शामिल रमन तो है, गरबा भी हाल ही में शामिल 23 में किया गया था, योगा योगा भी है उसमें, ये बिहू है, बिहू शामिल नहीं है। ठीक है, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में ये बिहू जो है शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों शामिल हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? 80 पे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? जो भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन है वो किस देश से होकर नहीं गुजरता है? आपके सामने ऑप्शन ए कह रहा है इक्वाडोर, ऑप्शन बी कह रहा है गैबोन, ऑप्शन सी कह रहा है केन्या, ऑप्शन डी कह रहा है मिस्र यानी इजिप्ट। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी ही है, इजिप्ट। इजिप्ट से जो है वो क्या बोलते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वो नहीं गुजरता है, इजिप्ट से कर्क रेखा गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के संपूर्ण आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए है आवागमन ऐप, ऑप्शन बी है हवा रेल ऐप, ऑप्शन सी है सवा रेल ऐप, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सवा रेल। उसका नाम क्या है? सवा रेल ऐप, जो कि भारतीय रेलवे ने उसको लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो ऐप वगैरह आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 82 पे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो वोटिंग स्याही में होता है। ठीक है, एक और होता है सिल्वर आयोडाइड। तो ये सिल्वर जो आयोडाइड होता है ये अक्सर हम कृत्रिम वर्षा का जब पढ़ते हैं जब चैप्टर, तो उसमें देखते हैं यूज कृत्रिम वर्षा में होता है, यूज किसका? सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, एक और यहाँ पे दिया गया है सिल्वर ब्रोमाइड, जो फोटोग्राफी के जो प्लेट होते हैं ना उसमें होता है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ये वैश्विक क्या बोलते हैं, वैश्विक फिजिकल ज्योग्राफी से आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि शहीद आजम भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1926 में की गई थी नौजवान भारत सभा की स्थापना। चलते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में शामिल नहीं है, शामिल हैं? ठीक है,
कौन से देश हैं जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में शामिल हैं, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन में शामिल हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है आइसलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी है लिechtenstein। फ्रेंड ये चारों देश जो हैं ये यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी शामिल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 लाया गया था? ठीक है फ्रेंड्स, जब समय था लॉर्ड कर्जन का, जब कर्जन वायसराय था, ठीक है, तो उसके समय में ही प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 लाया गया था। तो ये किसकी अध्यक्षता में लाया गया था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है कर्जन, ऑप्शन बी है एडवर्ड लॉ, ऑप्शन सी है एंड्रू फ्रेजर और ऑप्शन डी है एकवर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड लॉ। एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में ही बनाया गया था प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904। और ये बनाया किसने था? तो बनाया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 87 पे। क्वेश्चन 87 ये कहा गया है निम्नलिखित में से कब NSSO और CSO का विलय कर NSO बनाया गया? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन के सामने है 2020, 2015, 2021, 2019। तो इसका जो है करेक्ट आंसर 2019 में ही NSSO और CSO को मर्ज करके NSO बना दिया गया। और NSO का क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस होता है इसका फुल फॉर्म। क्या होता है NSO का मतलब? एन से नेशनल, एस से स्टैटिस्टिकल, ओ से होता है ऑफिस। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मैंने भारत के किस राज्य में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो लेटेस्ट डाटा के अनुसार जो है सबसे अधिक चीनी का उत्पादन जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। चाहे चीनी हो चाहे गन्ना हो, सबसे अधिक जो होता है उत्पादन कहाँ होता है? वो उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, इससे पहले चीनी के उत्पादन में टॉप पे कौन था? महाराष्ट्र था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। कह रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ठीक है, तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, उसका जो कोड नेम था ना वो स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि किताबुल हिंद के रचनाकार अल बिरूनी भारत में कब आए? किताबुल हिंद के रचनाकार अल बिरूनी भारत में कब आए थे? उनका प्रवेश भारत में कब हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी कह रहा है 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी कह रहा है 13वीं सदी और ऑप्शन डी कह रहा है 14वीं सदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन ए 11वीं सदी में जो है अल बिरूनी भारत आए थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि वर्तमान में भारत को कच्चा तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ना करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है भारत को कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल निर्यात करने के मामले में। ठीक है, मैंने सबसे अधिक वो भारत को एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। कौन करता है? रशिया करता है, रूस करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 92 फ्रेंड्स। 92 कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि भारत का प्रथम IIT कौन है? भारत का प्रथम IIT कौन है? तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इसका ऑप्शन भी है। आप इसका आंसर अब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी IIT खड़गपुर जो है वो भारत का प्रथम IIT है जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 93 फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नॉर्डिक कंट्री है? नॉर्डिक। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्वे। क्या है? एक नॉर्डिक कंट्री में आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि मुगल राजकुमारों में सबसे विद्वान कौन था? मुगल बादशाहों में राजकुमारों में सबसे विद्वान कौन था? तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दारा सिकोह। दारा सिकोह क्या था? सबसे विद्वान था, पढ़ा लिखा समझदार था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 95 पे। क्वेश्चन 95 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कब संविधान सभा ने संविधान के प्रस्तावना को स्वीकार किया था? ठीक है,
तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी कह रहा है कमला राय, ऑप्शन सी कह रहा है अरुंधति जॉय और ऑप्शन डी कह रहा है अमिताभ कांत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने इसको लिखा है। कौन सा बुक है, इसको आप ध्यान से पढ़ें, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, इस बुक को लिखा है अमिताभ कांत ने। चलते हैं क्वेश्चन 97 पे। 97 कह रहा है कि ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच किस धार्मिक स्थल को लेकर धर्मयुद्ध लड़ा गया था। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं 4, आप इसका आंसर मिलाइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जेरूसलम। जेरूसलम को लेकर ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच झड़प हुए थे। ठीक है, धार्मिक युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस देश का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात था। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है पुर्तगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, पुर्तगाल। पुर्तगाल का क्या था, हेनरी द नेविगेटर था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा। तो इसको अगर आप बेसिक मैथ जानते हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:3। ठीक है, 1:3। ठीक है, इसमें 1 क्या है, क्रय मूल्य है, और ये 3 क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर आपको सामने 100 कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को, ठीक है, IUDPH लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रॉयल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप इसको निकाल सकते हैं अपने रफ कॉपी, बट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मैंने इसको पहले से निकाल रखा था। तो फ्रेंड्स आपके सामने हमने 100 क्वेश्चन प्रेजेंट किए और सभी 100 क्वेश्चन हूबहू एग्ज़ाम टाइप के हैं। एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार दरोगा के, उस टाइप के क्वेश्चन थे। तो आपको बताना है कमेंट में कि आपने कितने सही किए क्वेश्चंस को और आपको कितने क्वेश्चन में डाउट लगे। आप डाउट भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट वीडियो में, प्रैक्टिस सेट वीडियो 3 में मिलते हैं आपसे। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।